आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अभी रनिंग है। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें अभी आरपीएफ का पेपर देना है, उनके लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एनालिसिस भी है, इसमें प्रैक्टिस भी है, इसमें प्रश्नों का अवलोकन है। जो प्रश्न अभी हमने रिसेंटली छात्रों से मंगाए हैं, जो प्रश्न हमें अपनी एनालिसिस पर पता चला है, जो अभी तक की परीक्षाओं पर बेस्ड है, मैं वही आपको यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। एक अवेयरनेस दे पाऊंगा, एक जानकारी दे पाऊंगा, जिससे कि आप उसको अपनी तैयारियों में शामिल करके अपनी आने वाली परीक्षा जो 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, जो भी आपके पेपर की डेट हो, उस पर आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके। मतलब अभी जिनका पेपर है उनके लिए सेशन महत्वपूर्ण है। आप जुड़े रहें इस सेशन से, पढ़ते रहें सभी सवालों को और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेंगे। सबसे पहले मैंने जो अपने रेफरेंसेस से प्रश्नों को मंगाया है या प्रश्नों के पैटर्न को समझा है, उसके आधार पर मुझे कुछ जानकारी देखी कुछ इस प्रकार से मिल पा रही है। आप थोड़ा सा बातों को समझिएगा। छात्रों के कहने के अनुसार यहाँ पर प्रश्न हर चैप्टर के 2 से 3, 4 रिपीटेड हैं। मतलब अगर किसी चैप्टर को उठाया गया तो उसके 2-3 सवालों को एक साथ, 4 सवालों को एक साथ पूछा गया है। एवरेज के सभी सवालों को पूछा जा रहा है। लगभग 4 से 5 कैटेगरी जो एवरेज में होती है सब पूछे जा रहे हैं। सवाल वैसे ही हैं जैसे कि कांस्टेबल एग्जाम में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा घुमाऊ है, न्यूमेरिकली आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन सवाल को देखने में कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी। आपको लगेगा कि हमने इस तरह के सवालों को पढ़ा है। कर ना पाए अलग बात है, ठीक है, हो सकता है अच्छे से कर भी ले रहे हैं छात्र, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही। जैसे संख्या पद्धति से कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डिविजिबिलिटी खास करके आपको नंबर देखिए जो अननोन पूछा जाता है। उसी प्रकार से 11 की भाज्यता हो तो बी का मान बताएं। अब एक ही भाज्यता के टर्म्स से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यह आसान सा सवाल है जो लगभग हर डिविजिबिलिटी की क्लास में पढ़ाया जाता है। एलसीएम एचसीएफ के सवाल है कि दो संख्याओं का लासा अगर n दिया है, दो संख्याएं ए बी हैं, संख्याओं का योगफल बताना है। जो रिलेशंस बताए जाते हैं जब लासा मासा पढ़ाया जाता है, जो संबंध समझाए जाते हैं अनुपात के, उन पर आधारित है। जो उनके योग से है उन पर आधारित है, मासा पर आधारित है। मतलब दो संख्याओं के प्रॉपर रिलेशंस अगर आपको कंफर्म है तो यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। औसत से मान के चलिए कम से कम 5 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हर वैरायटी का सवाल है, जिसमें आपको एक समूह का औसत दिया, उसके पार्ट का औसत दिया है, मिसिंग टर्म निकालना है, रिपीटिंग टर्म निकालना है, गलती वाला सवाल है, क्रिकेट का सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह का सवाल है। तो मतलब हर तरह के सवाल आपको औसत से देखने को मिल रहे हैं। अनुपात समानुपात में जो क्रमिक अनुपात का प्रोसेस होता है, सतत समानुपात का प्रोसेस होता है, वो जनरली पूछा जा रहा है। परसेंटेज जैसे पूछना चाहिए उसी प्रकार से परसेंटेज के सवाल दे रहा है। इसमें कोई खास बहुत बड़े सवालों को नहीं। जैसे आप नंबर कोई उठा लीजिए, हमसे कहा कि 31,240 इसका 80% का 30%, जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड भी है। हम ऐसे सवालों को भी देख रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से भी सवाल आ रहे हैं, ठीक ठाक सवाल आ रहे हैं, संख्या पर भी आधारित आ रहे हैं, दो समान के विक्रय पर भी आधारित आ रहे हैं, क्रय विक्रय के रिलेशंस पर जो सवाल बनते हैं कि छूट देने पर भी इतने का लाभ होता है, उस पर भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल मैंने इसके पहले भी एनालिसिस में रखा है कि हर जगह पर हर तरह के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। चाल दूरी समय में ज्यादा फोकस ट्रेन पर है। मतलब अगर आपने ट्रेन नहीं पढ़ा है तो ट्रेन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रेलगाड़ी वाले सवाल 100% हर शिफ्ट में हर परीक्षा में दिख रहे हैं। ठीक है, अब लाभ हानि की बात मैंने कर ही दिया था। साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे लाभ हानि में ऐसे पूछा कि किसी वस्तु को यक्स में खरीदा, यदि उसको 30% की छूट पर 5% के लाभ पर बेचा तो वस्तु का अंकित मूल्य, जैसे 30% की छूट देने पर भी 5% का लाभ है। मैं बार बार आपसे कहता हूं इस सवाल को जरूर ध्यान दीजिए कि छूट देने पर भी लाभ हो तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन बना सकते हैं। डायरेक्ट हम उस आंकड़े को लेकर के वहां से हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं, जो कुछ सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और उसी दर से अगर हम साधारण ब्याज निकाले तो क्या होगा। 2D 3D में आपको हमेशा हर एक शिफ्ट में जो है, जो पिघलाकर गोले को गला करके कुछ नया शेप दिया जाए तो उसमें कितनी संख्या बन सकती है, उनकी भुजाओं के आधार पर, उनकी डायमेंशन के आधार पर, मतलब जो जनरल सवाल बन सकते बन रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के पैटर्न को पूरी तरह से रियलाइज करिए। मैं उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस आपको कराने चल रहा हूँ, जो कि अभी तक की सभी परीक्षाएं अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 तक को टारगेट करते हुए 9 तारीख या उसके आगे की परीक्षा के लिए हम ले रहे हैं। तो आइए हम आपको पहले सवाल पर लेकर चलते हैं प्रैक्टिस में, जिसमें आपने देखा होगा लिखा है 4 गुणे 4 की पावर n+5। इस तरह के इंडिसेस के सवाल, सरलीकरण रिलेटेड सवाल आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं, जो बराबर 256 है। हम लोगों से क्या पूछा है सवाल में, 5 की पावर n+4
5 की पावर n प्लस 4 पूछा है, मतलब सिंपली आपको जो है n की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जब तक n की वैल्यू आएगी नहीं तब तक हम लोग इसका उपयोग कर नहीं पाएंगे। हम लोग इसको इंडिसेस के नियम पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दो टर्म मल्टीप्लाइड है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n प्लस 5 है। बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 4 की पावर 1 प्लस n प्लस 5 कर दीजिए, करेक्ट है। बराबर यहाँ पर 256 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और 256 को आप अगर सोचो तो 2 की पावर में भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 6 पर 64, 7 पर 128, 8 पर 256 होता है। आप उसको चाहे तो 4 की पावर पर भी लेके जा सकते हैं, लिख सकते हैं 4 की पावर क्या होता है बताइए, 4, 4 की पावर 4 56, 256 ही होगा, क्योंकि 4 की पावर 3 पर 64 है, 64 को फिर 4 से गुणा कर दे 256 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बेसिस सेम पा रहे हैं तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, मतलब n प्लस 6 जो यहाँ पर इसकी पावर है, बराबर हमने 4 कर दिया, n का मान -2 होगा, n की वैल्यू -2 होगी। हमने यहाँ पर ला के रखा 5 की पावर -2 प्लस 4, अर्थात यह 5 की पावर 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, जो कि 5 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा बताएं, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इस पहले सवाल का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग नोट कर लें और ऐसे सवालों को तैयार करें। क्वेश्चन क्या है, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स हैं, प्रत्येक क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड्स के पे लाल हो जाती हैं। मतलब जो बेल्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड पर क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। कह रहा है कि यदि वे सभी 8:30 AM पर एक साथ लाल हो जाती हैं तो किस समय पर पुनः एक साथ लाल होंगी। यहाँ पर बज रहे हैं 8:30, क्या बज रहे हैं, 8:30 AM हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल में हम लोग को जो दिया है उसमें है कि 3 सिग्नल से 3 अलग अलग चौराहों पर बत्तियां हैं, बत्तियों के बजने का मतलब यहाँ पर हम लाइट्स लिख देते हैं, L1 है, L2 है, L3 है, इस 3 की तीनों सिग्नल्स यहाँ पर लाल हैं और टाइम कितना हो रहा है, 8:30 हो रहा है। अगला लाल होने का जो क्रम है उसका देखिए, पहले का 30 सेकंड्स है, दूसरे का 45 सेकंड्स है और तीसरे का 60 सेकंड्स है। इसके बाद फिर लाल होगी, फिर लाल होगी, तो यही हम लोग को डिसाइड करना है। मैं आपको बता दूं कि वह लाल होने का समय वह समय होगा जो प्रत्येक समयों से पूर्णतः कटेगा, मतलब 30 से 45 से और 60 से। 30, 45 और 60 का हम लोग क्या निकाल लें ऐसी परिस्थिति में, एलसीएम कर लें। एलसीएम सिंपली समझ में आ रहा होगा कि भाई सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे भी बड़ी होगी। 60 30 से तो कट रही बट 45 से नहीं, 60 दूना 120 भी नहीं, 60 तिया 180, तीनों से कट जाएगी, 180 सेकेंड आएगा। 180 सेकंड का मतलब होता है अगले 180 सेकंड के बाद फिर से सभी जो लाइट्स लगी हैं फिर से लाल हो जाएंगी। तो अगर 180 सेकंड को हम लोग यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट कर ले तो इसके साथ हम अलाइन कर सकते हैं। कैसे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसका मतलब एक जब कभी सेकंड्स में अमाउंट दिया हो तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे। जब हम इसको 60 से भाग करेंगे तो 3 मिनट आएगा। अगर हमने इसको 3 मिनट कर दिया तो 8:30 में देखिए 8:30 हो रहा था, उसमें हमने 3 मिनट और ऐड कर दिया। 3 का ऐड करते ही यहाँ पर 8:33 AM हो जाएगा, मतलब 8:30 बजे पहले जल रही थी या लाल हो रही थी, तो अभी अगला जो समय होगा वो 8:33 AM होगा, सुबह का 8:33 AM पर फिर से सभी लाइट्स लाल हो जाएंगी। डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन डी ऑप्शन आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, बेलन की त्रिज्या को 20%, ऐसे सवाल बनेगा, 20% बढ़ाया जाए और ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी या परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले आप जानते हो कि बेलन है, ये बेलन देखिए आप सबके दिमाग में हो, ये बेलन है, बेलन की अपनी रेडियस है, बेलन की अपनी रेडियस है, ये रेडियस है और ये इसकी हाइट है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो सरफेस जो ऐसे, जैसे अगर हमने बॉटल ले लिया, ये देखिए जैसे बॉटल है, पूरी तरह से बेलन तो नहीं है लेकिन ये पूरा शेप, इसका फ्लोर और इसकी टॉप छोड़ दे तो यहाँ पर यह जो शेप बनेगा वही आपका वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ जो सी ऐसे होता है, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, उसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। अब हमसे कह रहा है कि अगर हम इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दें, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दें, ठीक है, और ऊंचाई में इसने कहा हमको 30% की कमी कर दें, 30% की कमी कर दें, तो इससे हमारे वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा। आयतन की बात होती है तो πr²h अर्थात त्रिज्या का उपयोग 2 बार करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का उपयोग और हाइट का उपयोग दोनों को लेकर चलना है। इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं कि सतत से करना है, क्या करना है, जब इसका एरिया जब यूनिट जनरेट करता है तो यूनिट का वर्ग आता है, मतलब जो भी रहेगा उसका वर्ग हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 20% की वृद्धि और 30% की कमी, तो 20% को हम 1/5 लिखेंगे,
30% को हम 3/10 लिखेंगे। ये ओरिजिनल एरिया है, न्यू एरिया है। अब देखिए इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा। कहा जाएगा कि 5 से 1 बढ़कर कितना 6, और इधर देखिए आपके सामने क्या है, 10 से 3 जुड़ करके 13 है, 10 से जुड़कर 3 13 है, 10 पचे 50 से 10 पचे 50 से 13 छंगे कितना है 78 है। यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए, दोनों में वृद्धि नहीं हो रही, एक कमी हो रही है। नहीं तो अभी हम लोग वृद्धि पर ही अप्लाई कर दे रहे थे। मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर त्रिज्या में हो रही वृद्धि, जैसे कैसे लिखा जाएगा, 5 में 1 जुड़कर 6 होगा, बट यहाँ पर 10 में से 3 घट करके 7 होगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर उसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है। हम लोग को जैसे अगर मान लीजिए यही आयतन करना होता, अच्छा सेम चीज यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा उस पर भी अप्लाइड होगा, वहां पर भी सेम स्थिति आपके सामने आएगी। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर कभी आयतन की बात होती तो इसी त्रिज्या को हम 2 बार अप्लाई करते, 5 से 6 5 से 6 2 बार करते। यहाँ पर हमें केवल 1 बार करना है, तो हमें समझ गए कि 50 से 42 हो रहा है, 50 से 42 हो रहा है। 8 की कमी हो रही है 50 में, तो 8 गुणे 100 बटे आप क्या कर दें 50, 50 दूना 100 होता है, 8 दूना 16, 16% की कमी नजर आएगी उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। 16% राइट सोल्यूशन होगा। तीसरा सवाल डन होता है। चौथे सवाल पर आ जाइए। एक कक्षा के 2 अनुभाग हैं, पार्ट है, सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और बी, जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र रहते हैं, मतलब है उसमें पहले अनुभाग में 36 है, दूसरे में 44 है। अनुभाग ए के छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। जो अनुभाग ए है, सेक्शन ए है, उसके छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। अनुभाग बी के छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, ये हमको बताना है। सुनिएगा, ये सेक्शन है, सेक्शन बी है। छात्रों की संख्या देखा जाए तो पहले में 36 है, दूसरे में 44 है, करेक्ट है। इसको एलिगेशन से लगाएंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब आपसे कहा है कि इसमें जो छात्रों का औसत वजन है 40 है, इसमें कितना है बताइए, बी में 35 है। यहाँ पर जो कंबाइंड होगा वो n होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका इनके साथ, इनका इनके साथ डिफरेंस निकालकर उनकी संख्या का अनुपात जनरेट कर लेते हैं, और उसको हम देखिए कैसे डेवलप करते हैं, जिससे n का मान भी एग्जैक्टली पता चल जाएगा। एक चीज कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम करें, 4 9 36, 4 11 बार 44 होता है। 9 अनुपात 11 के अनुपात में यह मान दिए गए हैं, जिसको हम 4 से काट करके प्राप्त किए हैं। या वही संख्या रहने देते, बल्कि और आसानी से चीजें हमारी स्पष्ट हो जाती। पहले सुनिएगा, अब यहां से इसका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस का मतलब पहली चीज दिमाग में रखिए, ये जो n होगा 1 से मतलब 40 से छोटा होगा, 35 से बड़ा होगा। हमेशा जो औसत बीच का होता है, बड़े से छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है। तो डिफरेंस करने के लिए आपको 40 माइनस n करना होगा, कर दिया। इधर का डिफरेंस करने के लिए n माइनस 35 करना होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि दोनों क्या होने चाहिए। यहाँ पर जो हमारा बीच का मान होगा छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होगा। यह वैल्यू इससे कनेक्ट करेगी, यह वैल्यू इससे कनेक्ट करेगी, बिल्कुल। आइए हम इसको लिखते हैं, n माइनस 35 डिवाइड बाई, आप लिख दो 40 माइनस n, 40 माइनस n बराबर आपके सामने 9/11 हो जाएगा। हम थोड़ा सा चाहें तो क्रॉस कैंसिलेशन करके हम आंसर बता दें। 11 n कर दीजिए, माइनस 11 पचे 55, 11 3 33, 5 38 होता है, बराबर 9 चौके 36, 360 होता है, माइनस 9n कर दीजिए। इसको इधर कर दीजिए, 11 9 20 n हो जाएगा। इसको इधर ले जाकर जोड़ दीजिए, शून्य शून्य नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, 8 6 14 की 4 होगा, 3 3 6 1 7 होगा। 20 से भाग कर दीजिए, 20 3 60, 1 4, और इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास 20 3 60 हो गया। 1 4 के बाद 5 लाने के लिए, क्योंकि 60 के बाद 14 हमारे पास बचा, फिर भी नहीं जाएगा तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ाने के लिए, इसको भाग देने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 20 3 60 किया, सॉरी 20 3 60 किया, जीरो नहीं लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, 1 4 5, 20 सत्ते 140 होता है, फिर 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 37.25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब यह मान जो n का था, जो संख्या थी, वो आपकी कितनी हो गई, 37.25 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि बीच का औसत होगा, मतलब उस पूरे समूह का औसत होगा जो पूरे क्लास का था, पूरे दोनों अनुभागों को मिलाने के बाद था। ये है चौथा सवाल, आपका डन होता है। पांचवें सवाल पर आइए। ऐसे सवाल देखिए, मैंने आपसे कहा कि पूछा जा रहा है, आप इसको समझिएगा। 40 अनुपाते 35 है, समानुपात दिया है, 35 अनुपाते k है। अब आपसे कह रहा है k-1 बताओ क्या होगा। तो पहले k का मान पता चले तभी तो k-1 बता पाएंगे। इसके लिए हम समझ गए कि सतत अनुपातिक है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट के बराबर है। 40 गुणे k बराबर क्या है बताइए, 35 गुणे 35 है, ठीक है। तो k का मान कितना होगा, 35 गुणे 35 बटे 40 होगा। 5 8 40 है, 5 7 35 है,
अब यहाँ पर k का मान देखिए निकाला गया तो निकल करके कितना आ रहा है, 7 पचे 35 है, 7 त्रिक 21, 21 3 24 है, बटे कितना कर दे 8 है। ये हमारा k का मान है। हमसे कहा गया k-1 करो, मतलब 245 बटे 8 से अगर हम 1 घटा दें, मतलब 1 घटा दें अर्थात 8 घटेगा, देखिए ऐसे होगा 245 माइनस 8 बटे 8 हो जाएगा। अब इसको आप घटा के देखिए, 15 से 8 7 होता है, 3 होगा, 237 बटे 8 होगा। 237 बटे 8 आपके सामने सी ऑप्शन में इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। ऐसे सवाल बनेंगे, डिफरेंट थोड़ा सा होंगे, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, बट आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, इसको समझिएगा। छठा सवाल देखिएगा क्या है, दो क्रमिक छूट मिलने के बाद, दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद 150 की अंकित मूल्य वाली एक ऐसी वस्तु जिसका प्रिंटेड प्राइस 150 था, तो इस सर्ट थी फिलहाल ना, 105 रुपए में उपलब्ध है, जिसकी एमआरपी थी 150, वो अंतिम फाइनल उसका प्राइस कितना बनकर आ रहा है 105। इसमें दो छूट दी गई, कह रहा दूसरी छूट का मान 12.5% है, तो पहली छूट का मान क्या होगा, मतलब यहां से एक छूट लगी होगी, इस छूट के बाद फिर से छूट लगी, उस छूट की वैल्यू है 12.5%। 12.5% से हम लोग यहाँ पर निर्धारित करके आंसर करेंगे। देखिए ये 12.5% की जो छूट है कैसे रिएक्ट कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, सुनिएगा। दरअसल 12.5 जो होता है वह 1/8 होता है। इसका कहना था कि अगर यह प्राइस यहाँ पर पहुंचकर 8 हुई होती तो उसमें से एक घट करके यह मान 7 हुआ होता। 7 होने का मतलब आप समझिए, 7 से करिए 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, मतलब हम 120 पर पहुंचते। अर्थात जो पहली छूट थी वह इस पर वर्क कर रही थी कि 150 से 120 हुआ था। 150 से 120 होने का मतलब कितना कम हुआ था आप बताइए, 30 कम हुआ था। किस में कम हुआ था, 150 में। तो यही पहली छूट पूछ रहा था, 30 गुणे 100 बटे आप क्या कर दें 150 कर दें, 30 से इसको डिवाइड करें 5 बार गया, 5 से इसको डिवाइड करें 20 बार गया, तो पहली छूट की वैल्यू कितनी थी 20% थी, जो पहले ऑप्शन में आपके सामने है। तो 20% आप लगा करके इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं। छठा सवाल आपका डन होता है। सातवें पर आ जाइए। एक समचतुर्भुज है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है 2D फिगर में समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम्बस है, देखिए बेसिकली ऐसे फिगर आपका बनता है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा समचतुर्भुज है जिस समांतर चतुर्भुज हम कहते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होती है लेकिन सभी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर एक स्थिति है, सभी भुजाएं समान होती है अगर हम ऐसे 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 सभी भुजाओं को मान लें। विकर्ण जो होते हैं इसके एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण का नाम D1 है, दूसरे का D2 है, दोनों समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके बराबर होगा तो इसके बराबर होगा। करेक्ट है, समचतुर्भुज की स्थिति हो गई। परिमाप हमको दिया है 100 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, मतलब फोरे दिया है आपको, 100 दिया है, तो ए का मान बताइए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। भुजाएं 25 हो गई, और एक विकर्ण है 40। एक विकर्ण मान लीजिए D1 आपका 40 है। अगर D1 40 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। एरिया का नियम जान लीजिए, एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब आपको एक विकर्ण तो दिया ही दिया है, दूसरा विकर्ण और पूछ रहा है, अगर वो विकर्ण पता चल जाए तो यहाँ रख करके आंसर तो निकाल ही लेंगे। आइए करते हैं, देखिए आंसर आएगा। अगर ये 40 है तो यह भाग भी 20 होगा, यह भाग भी 20 होगा, और यह तो आपका 25 हो ही चुका है, यह भाग 25 हो ही चुका है। अब नियम से अगर चलिएगा, मतलब यहाँ पर सोचिए, तो ये जो आपके पास कोई भी एक चतुर्भुज को सोचो, तो यह चतुर्भुज कैसा है, यह चतुर्भुज एक समकोण त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज बोल रहा हूँ, यह त्रिभुज कैसा है, जो चतुर्भुज चार त्रिभुजों में बटा है। प्रत्येक त्रिभुज क्या है बताइए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसमें बीच जो कोण है 90 डिग्री, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस का नियम चलता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करती है। उसके आधार पर अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी बता दें, जैसे कैसे कि 25 का वर्ग 625, भाई कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 20 का वर्ग 400, 400 घटा तो 225 आया, 225 का वर्गमूल 15 होगा, तो यह भाग 15, यह भाग 15, मतलब विकर्ण 30 आ गया। लेकिन डायरेक्ट करने की स्थिति आप समझिए, जैसे यह भी 5 से कट रहा है, यह भी 5 से कट रहा है, 5 4 और उसके आधार पर 3 होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। समकोण त्रिभुज अगर ऐसे बना है और यह कर्ण के सामने 5 है और एक भुजा 4 है, तो यह भुजा 3 होगी। करेक्ट है, 5 4 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्योंकि हमने सबको 5 से काटा तो इसलिए इसको भी 5 से गुणा करना होगा, अर्थात यह भुजा 15 हो गई। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15, अर्थात इस विकर्ण की पूरी लेंथ आपकी 30 हो गई। अब आपके पास देखिए एरिया निकालने का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। 1/2, पहला विकर्ण है 40, 40 कर दिया, दूसरा विकर्ण है 30, 30 कर दिया, 2 से इसको डिवाइड किया 20 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
जो हमारे पास क्षेत्रफल बनेगा उस समचतुर्भुज का वो कितना हो जाएगा, सॉरी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। करेक्ट है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंफ्यूजन में न रहिएगा, आंसर आपका 600 हो गया। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिएगा। कहा है कि यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 385, मतलब 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 दिया है। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर हमको बताना है। समझ रहे हैं? जैसे हमसे जो पूछा है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 30 का स्क्वायर। अब इसका मान हमको बताना है। आपको थोड़ा सा क्लियरिटी बनानी पड़ेगी। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका वर्ग होगा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका वर्ग होगा। ऐसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका वर्ग होगा। ऐसे सब में आपने देखा। तो एक और चीज इसके पहले जाने रहिए कि अगर कभी a इंटू बी लिखा है और इसका वर्ग लगा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा, एकदम होगा। मतलब a इंटू बी का होल वर्ग बराबर a वर्ग इंटू बी वर्ग। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो आपको 1 का वर्ग भी मिलेगा और 3 का वर्ग भी मिलेगा। ऐसे यहाँ पर 2 का वर्ग भी मिलेगा, 3 का वर्ग भी मिलेगा। ऐसे 3 का वर्ग भी मिलेगा, 3 का वर्ग भी मिलेगा। ऐसे यहाँ पर 3 गुणे 10 होगा तो 10 का वर्ग भी मिलेगा, गुणे 3 का वर्ग भी मिलेगा। मतलब इस पूरे समूह से अगर हम चाहें तो 3 का वर्ग कॉमन कर दें। जैसे मैंने 3 का वर्ग कॉमन किया, यहाँ 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते गए और 10 का वर्ग पहुंच गए। करेक्ट है। इसका मान ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है बताइए, 385 दे रखा है। और 3 का वर्ग होता है 9, 9 से गुणा करिए, 9 पचे 45 होगा, कैरी 4, 9 अठे 72, 72 4 76, 76 6 यहाँ से 7, 9 त्रिक 27, 27 7 कितना होता है 34, 27 7 34, 3465 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बस केवल क्लियरिटी बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। 8वां नंबर डन होता है। 10वें पर आपको लेकर चलता हूं। दो गोलों, गोलों मतलब स्फीयर का जो आयतन है वो 1 और 8 के अनुपात में है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बड़े आराम से बता सकते हैं। स्फीयर देखो ऐसे होता है, ये देखो स्फीयर है, ये इसकी रेडियस है और इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, ये 4 वृत्तों का कॉम्बिनेशन होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। करेक्ट है। हमको इनको इनके आयतनों का अनुपात दिया है b1/b2, कितना दिया है बताइए, 1/8 दिया है ना, 1/8 दिया है। इससे हम इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी बता सकते हैं। कैसे, ये होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, अगर हम इसकी पहले की त्रिज्या ले रहे हैं, 4/3 पाई r2 क्यूब। करेक्ट है। बराबर आपके सामने क्या दिया है, 1/8 दिया है ना, ये खत्म ही हो गया। यहाँ पर r1/r2 जो होगा वो हो जाएगा क्यूब रूट, इसका घनमूल 1/8 का। इसका मतलब श्योर हो गया कि r1/r2 जो होगा वह 1/2 अर्थात 1:2 होगा। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होगा। हमसे सरफेस एरिया अर्थात क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो a1/a2 करना है। a1/a2 जो होगा 4 पाई 1 का वर्ग डिवाइड बाई 4 पाई 2 का वर्ग ना, तो आप समझ गए, खत्म है, 1:4 होगा, 1:4 होगा। देखिए अगर कभी आयतनों का अनुपात दिया है या हम कह दे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों का अनुपात हो जाएगा, आयतनों का अनुपात उनके घनों का अनुपात हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग पहले ऑप्शन को इसका सही उत्तर मानेंगे। 9वां सवाल पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 10वें पर आइए। जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 10 साल तक अगर हम पैसा जमा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, तो वह पैसा स्वयं का डबल होता है। समान ब्याज दर रहती है, वही धनराशि होती है। कह रहा कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाती है। ऐसे सवाल जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के हल करने हैं, यहाँ लिखो गुना और यहाँ लिखिए समय। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमारी जो धनराशि है, जो पैसा हमने जमा किया था, 2 गुना हुआ था 10 साल में, यही हुआ था। लेकिन हम इतने संतुष्ट नहीं और हम चाहते कि 16 गुना हो जाए, और हम आपसे समय पूछ रहे हैं कितने वर्षों में। ऐसे सवाल जब भी हल करने हैं तो आपको क्या करना है, इस नंबर को, इस गुने को बेस बनाना है हर हालत में, और ऐसी पावर लगाना है कि यही वैल्यू मिल जाए। तो 4 पावर पर मिलेगा, 4 का 10 से गुणा करेंगे 40 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा,
40 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा बताइए? 40 वर्ष में स्वयं का 16 गुना होगा। अगर वह 10 वर्ष में 2 गुना होता था तो 40 वर्ष में स्वयं का 16 गुना होगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। 10वां सवाल डन होता है। 11वें पर आपको लेकर चलता हूँ। 11वां देखिए क्या है। विराम स्थलों को छोड़कर, विराम स्थल मतलब स्टॉपेज, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रेलगाड़ी की चाल, देखो लिखा होगा एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर विराम स्थलों को लेकर रहते हैं तो उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। मैं आपको बता दूं कि इसका सवाल मैंने कई वीडियोस इसके बनाए हैं और आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, रेलगाड़ी की चाल कम ज्यादा नहीं होती है, रेलगाड़ी की अपनी एक स्थिर चाल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वह जगह जगह रुकती है, बसें भी ऐसा करती हैं। उसके रुकने की वजह से जब हम फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो उसकी एवरेज स्पीड कम मानी जाती है। अब यही चीज सवाल में दिया है कि अगर वह रुकती नहीं है, बिना रुके चलती है, विराम स्थलों को छोड़कर चलती है, मतलब जहां स्टॉपेज है बिल्कुल रुकती नहीं है, तो उसकी स्पीड को 45 माना गया, मतलब यही उसकी एक्चुअल स्पीड है। बट प्रॉब्लम यह है कि वह रुक रुक कर चलती है, इस वजह से उसकी स्पीड जो फाइनली बनकर आई वो 36 हो गई है। अब हमसे पूछा गया वह कितने मिनट तक 1 घंटे में रुकती है, प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में वह कितने मिनट तक रुकती है। अगर हमें इस सवाल को करना है तो आपको देखिए सबसे पहले समझना होगा उसकी जो एक्चुअल स्पीड है, आप समझिएगा उसकी जो वास्तविक चाल है, मैं ऐसे लिखता हूं, वास्तविक चाल है वो कितनी है आप बताइए। जो उसकी वास्तविक चाल है वो है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी रियल स्पीड है। बट वह जब स्टॉपेज की वजह से चलती है तो उसकी जो नई चाल आती है, मतलब रुक रुक कर चलने वाली चाल है, वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो फर्क है चालों में ये कितने का है बताइए? 36 9 45 होता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे का है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे का है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे का है। लेकिन 9 जो है, ध्यान समझिए ऐसे सवालों को हल करने का सिस्टम क्या है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे वह, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये रुकने की वजह से आ रहा है। ये जो स्पीड डाउन हुई है ये किस वजह से हुई बताइए? रुकने की वजह से है। जो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 45 थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां से जो टाइम बनेगा वो टाइम घंटे का बन जाएगा, मतलब यहां से जो हमने एक तुलना करी वो घंटे का समय बना, उस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखिए, हम पहले तो यहाँ से 9 से इसको डिवाइड, 9 5 45 हो गया। यह 1/5 घंटे आए हैं, 1/5 घंटे रुकी है। अब इस 1/5 घंटे को जो रुकी है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करते हैं? गुणा, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 5 से डिवाइड करें 12, अर्थात वह रेलगाड़ी कुल मिला के 12 मिनट तक रुकी थी। सवाल देखो बहुत अच्छा तब हो जाता है जब एक्चुअल चाल 60 होती है, तब बिल्कुल फर्क नहीं होता, बड़े आराम से आंसर बता लेते। फिलहाल आंसर यहाँ पर करने का सबसे शानदार तरीका है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। उनके डिफरेंस को ले लीजिए, एक्चुअल चाल ले लीजिए, गुड़े आपको यहाँ पर 60 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देना होता है क्योंकि अक्सर ये सवाल घंटे में देता है और उत्तर हमसे मिनट में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक बेईमान दुकानदार है जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि आप हमसे सामान खरीदो, हमने खुद जितने में खरीदा उतने में ही सामान आपको दे देंगे। बट उसने क्या किया? ऐसा तो कोई करता नहीं, हमें भरोसा तो नहीं था लेकिन भरोसा उसने दिलाया, लेकिन गलत भार का उपयोग करके उसने 11 से ही 1/9% का लाभ अर्जित किया। 1 किलोग्राम भार के लिए वह निम्नलिखित में किस भार का उपयोग करता है ये बताना है। जैसे हम उससे 1 किलोग्राम सामान खरीदने गए, हमने कहा 1 किलोग्राम सामान दे दो, उसने कहा सर 1000 ग्राम होता है, आपको पता ही? हमने कहा बिल्कुल पता है। उसने कहा सर हमने 1 ग्राम के लिए 1 रुपया खर्च किया था। हमने कहा अच्छा, तो इसके लिए हमने 1000 रुपए खर्च किया था। उसने हमसे कहा, हमने कहा देंगे कितने में? कहा सर आप बिल्कुल ले जाओ, हम इसको 1000 में ही देंगे। कितने में देंगे? 1000 में ही। हमको बड़ी खुशी हुई कि 1000 रुपए में ही उसने हमको 1000 वाला सामान दे दिया जो कि 1000 ग्राम है। बाद में मुझे पता चला, किसी ने बताया कि आप चाहे जो सोच लो, उसको 11 से ही 1/9% का लाभ हुआ है इस विक्रय पर। 11 से 1/9 को हम 1/9 कहते हैं। अर्थात स्थिति यह है कि जो सामान 9 का था उस सामान को उसने 1 बढ़ाकर 10 में बेचा था। जो सामान 9 का था उसने 1 बढ़ाकर 10 में बेचा था। 10 से इसको देखिए खत्म कर दिया, 100 आया, 100 को 9 से गुणा कर दिया। दरअसल उसने मुझसे 900 रुपए वाला सामान दिया है, 900 रुपए। अब सोचो 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपए है तो 900 रुपए वाला सामान कितने ग्राम रहा होगा? 900 ग्राम।
मतलब मैं उससे लेने गया था 1000 ग्राम, उसने हमें ऐसा बेवकूफ बनाया कि हमें मिला पाया केवल 900 ग्राम, और उस 900 ग्राम के लिए उसने 900 रुपए पेमेंट किया था, हमसे 1000 रुपए ले लिया। तो 900 ग्राम इस सवाल का सही उत्तर होगा। पहले ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर, हर रेलगाड़ी तो हर शिफ्ट में आ रही है, आप समझिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगाएगी। जब कोई रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है, उसकी अपनी स्पीड है, उसकी अपनी चाल है, ये उसका ड्राइवर है, उसका गार्ड है। पीछे से कोई रेलगाड़ी आई, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, और इसकी अपनी स्पीड है, ठीक है, इसकी अपनी स्पीड है और इसकी अपनी चाल है, स्पीड है, इसकी अपनी लेंथ है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। यह ऐसे जा रही है, पीछा करेगी। हम अगर किसी को समान दिशा में चलकर पीछा करें और पार कर लें, तो हम पार इसलिए कर पाएंगे क्योंकि मेरी चाल ज्यादा है। अगर मेरी चाल उसके बराबर भी है तो भी नहीं पार कर पाऊंगा, कम है तो सोचो ही ना। ऐसे में पार करने में लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ L1 प्लस L2 डिवाइड बाई दोनों की चालों का अंतर S1 माइनस S2 या S1 डिफरेंस S2। हम डिफरेंस की वजह से ही पार कर पाते हैं। पार करने में लगा समय पूछ रही है। दोनों की लंबाइयां देखो कितनी कितनी है, 200 है और 300 है। चालों में अंतर, पहले की चाल कितनी है, 72 है, दूसरे की चाल कितनी है, 36 है। 72 माइनस 36 कर दे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 36 गुणे, मैं आपको बता दूं, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 दूना 36 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड होगा। 10 से इसको भाग कर दें, यह 300 था तो यह 500/10 हो गया। मतलब 50 सेकंड में वह रेलगाड़ी अपने समान दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पार कर लेगी। 50 सेकंड लग जाएगा। अगर यहीं पर विपरीत दिशा में चलकर पार करने की बात होती तो चालें जुड़ जाती, चालें भी जुड़ जाती, S1 प्लस S2 हो जाता। अगले सवाल पर आइए। यदि किसी घनाभ, ऐसे सवाल बन रहे हैं, घनाभ का जो आयतन है इतना दिया है, घनाभ मतलब समझ रहे हैं ना, क्यूबाइड, इसका आयतन दिया है, इसका संभावित आयाम क्या होगा। आयाम मतलब बिमा, भुजा। भुजा देखो, आयतन जो होता है, आयतन किसी घनाभ का वो क्या होता है पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो दिया कितना है, 3x² माइनस 27, 3x² माइनस 27। अब हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन इसकी बीमाएं हो सकती हैं, कौन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकती है। वही हो सकती है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसके फैक्टर्स हो वही हो सकती है और दूसरी नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हम 3 कॉमन कर लें तो x² माइनस 9 बनेगा, यस, 3 रहने दें और इसको हम a, देखो हम सब जानते हैं कि A² माइनस B², a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। इसके आधार पर हम इसको x माइनस 3 कर सकते हैं और x प्लस 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन इसके फैक्टर्स के रूप में है। जैसे 3 है, x माइनस 3 है, x प्लस 3 है, 3 है, x माइनस 3 है, x प्लस 3 है। बिना किसी कंफ्यूजन के पहले ऑप्शन को इसके बीमा के रूप में आप कंसीडर कर लो। पहला ऑप्शन देखिए एज इट इज फैक्टर के रूप में आपके सामने है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, तीनों का प्रोडक्ट ये है 3x² माइनस 27। क्या इसकी बीमा हो सकती है, भुजा हो सकती है, आयाम हो सकता है। हम लोग अपने सेट का अंतिम सवाल कर रहे हैं जो DI का है। DI भी आपके सवाल का एग्जाम का एक भाग है। एक सवाल 2 सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप बता सकते हैं कमेंट्स में, बाकी मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। एक रेखा आलेख है, लाइन डायग्राम है। एक कंपनी का उत्पादन टन में और बिक्री टन में दर्शाता है। एक साथ 2015 और 17 के उत्पादन और एक साथ 2018 और 19 के बिक्री में अंतर हमको टन में बताना है। समझिएगा ध्यान से। उत्पादन को देखिए ब्लैक कलर से दर्शाया गया, हालांकि आपको समझ में आता होगा कि नहीं, आप बता सकते हैं। और बिक्री को लाल कलर से दर्शाया गया है, देख पा रहे हैं। हमसे कह रहा 15 और 17 का उत्पादन लेना है। 15 और 17 का उत्पादन लीजिए। 15 A है और 17 A है। उत्पादन मतलब ये प्रोडक्शन। उत्पादन देखिए यहाँ पर इसका 600 है और इसका 750 है। 6-7 कितना हो गया, 1350 हो गया। ये उत्पादन हो गया। अब आते हैं 18 और 20, 18 और 19, सॉरी 18 और 19 का बिक्री देखते हैं। बिक्री मतलब ये लाल कलर वाला, ये 400 है और ये कितना है, 516 है। जोड़िए 4 5 916 हो गया। मतलब एक तो अपने पास 1350 है, दूसरा 916 है, ठीक है। 10 से 6 4 है, 4 से 1 3 है,
13 से 9 4, 434 का यहाँ पर डिफरेंस होगा, जो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आया होगा, सब क्लियर भी हुआ होगा। सभी सवालों को आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम रख दे। अगर हाँ, जो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने पेपर करने के बाद देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर दें, जिससे हम उसके आंसर भी लोगों को प्रोवाइड करें, लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में जुड़े रहें, जिससे कि हम आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार से हम कभी भी आपको ऐड कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को।